हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नैनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको जनवरी टू जून तक के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कवर कराने वाली हूँ। मैं आपको पार्ट 1 ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस मज़ेदार सी वीडियो का। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आपको मायूस नहीं होना है। और आपको माइंड में रखना है कि मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तो वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। बस मेहनत करिए, परिणाम एक ना एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन ये निश्चित है कि परिणाम अवश्य मिलेगा। प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मायूस नहीं होना है आप सभी को, बस तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से संबंधित है। आप जिस भी एग्जाम को इस बार टारगेट कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से एक ना एक क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछा ही पूछा जाएगा। आइए, जितने भी तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी डाउट्स को मैं इंक्लूड कर सकूं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। जिस दिन हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो उस दिन एक सिक्का भी जारी किया गया था और एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था। अब ये पूछा गया है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अब सिक्का बाद में जानेंगे, पहले ये तो जानिए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, इसके बारे में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अगर मैं बात करूं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी नया संसद भवन है, इसका आधारशिला जो है कब रखी गई थी। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इनके जो वास्तुकार हैं वो कौन है। उसके बाद आपके चैम्बर्स के बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। सबसे पहला आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। आधारशिला आप लोग इसको याद रखिएगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन आपको याद रखना है 28 मई को आपका उद्घाटन किया गया था। दो चीजें अभी तक आपने देखा, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसकी आधारशिला कब रखी गई, आपने देखा 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन जो हुआ है वो आपका 28 मई 2023 को आपका इसका उद्घाटन किया गया। कब? 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे आधारशिला जरूर पूछा जाएगा। उद्घाटन ना पूछा जाए, लेकिन आधारशिला पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि आधारशिला कब रखी गई थी। याद रखेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कब? 10 दिसंबर 2020 को आपका जो है इसका आधारशिला रखी गई थी। एक डेट तो आप याद रख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी डेट्स जब याद रहती हैं, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, और खासकर आपके स्पेशल वन का, तब तो सभी लोग याद रखते हैं। तो अपने फ्यूचर के लिए आप एक डेट नहीं याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एक क्या, आप लोगों को 100 डेट याद रखने की क्षमता होनी चाहिए कि जब हम अपने स्पेशल वन का कुछ इतना सारा डेटा याद रख सकते हैं, तो ये तो हमारे फ्यूचर की बात है, जो हमारे साथ जीवन भर चलने वाला है हमारा फ्यूचर, है ना। तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। आधारशिला आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद बात आती है आधारशिला एंड आपके उद्घाटन की बात। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसको फिर से सुन लीजिए, हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। इतना आप लोगों को याद रहेगा। इसके बाद बात आती है वास्तुकार की, कि हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है बिमल पटेल जी हैं। कौन? बिमल पटेल। याद रखेंगे आप लोग, न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, इसके वास्तुकार का नाम है, क्या नाम है? विमल पटेल जी जो है। हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसके वास्तुकार कौन है? हमारे विमल पटेल जी हैं, ठीक। अब आपको एक चीज याद रखना है, वास्तुकार अलग होते हैं और निर्माण कोई और करता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी घर है, तो किसी घर को अगर किसी ने डिजाइन किया होगा तो वो अलग व्यक्ति होगा, निर्माण कोई और करता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर निर्माण अगर पूछा जाए, तो निर्माण में आपका आंसर बदल जाएगा। न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। इसको भी आपको याद रखना है, टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है।
ठीक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तुकार आपको याद रखना है। वास्तुकार कौन है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के? तो वास्तुकार है विमल पटेल जी। एंड नेक्स्ट मैंने बताया कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है इसका निर्माण किया गया है। आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं चैम्बर्स की, कि चैम्बर्स से आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन करके इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, और मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है और भी क्वेश्चन चाहिए हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ चैम्बर्स के बारे में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें लोकसभा चैम्बर में आपके कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, ध्यान से सुनिएगा, तो लोकसभा चैम्बर में टोटल 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। कितने? 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। मेरे साथ इस चीज को रिपीट करें, जब आप रिपीट करेंगे तभी चीजें आपको याद रहेंगी। करंट अफेयर्स देखिए याद करवाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, आप लोगों को बस पूरे एफर्ट्स दिखाने हैं। विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एफर्ट दिखाएंगे, जब आप मेरे साथ चीजों को करेंगे तब आपको याद होगा। पीडीएफ आप लोग मांगते हैं, पीडीएफ से कुछ नहीं होता। पीडीएफ पता होता क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसमें होता क्या है पता है? हम उस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से संजो कर रख लेते हैं कि हम उसको दोबारा कभी खोलकर भी नहीं देखते हैं, ठीक। तो आप लोगों को पीडीएफ के पीछे नहीं चलना है, नाम में ही जुड़ा है पोर्टेबल, इसी वजह से लोग क्या करते हैं, बस उसको संजो कर रख लेते हैं फोन के किसी कोने में, ठीक। आप लोगों को पीडीएफ के पीछे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो बोर्ड पर आपको दिया जा रहा है आप उस बोर्ड पर दिए गई चीजों को ही समझ लीजिए, उसको ही अपनी कॉपी पर एक बार लिखने का प्रयास करिए मेरे साथ। तो मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स को याद करना इतना टफ हो सकता है, बहुत सिंपल है, बस आप एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं। पीडीएफ के पीछे जो रहते हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ कि जो लोग पीडीएफ के पीछे रहते हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल लिखित रूप में कह सकती हूँ कि उनको करंट अफेयर्स कभी याद नहीं हो सकता है, कभी याद नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, पीडीएफ के पीछे मत रहिए, अच्छा ही होगा। लोकसभा में टोटल 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। अब मैं अगर बात करूं लोकसभा की थीम की, कि लोकसभा की जो थीम है वो किस पर बेस्ड है, तो लोकसभा की जो थीम है ये आपकी मोर के पंख जो है इस पर बेस्ड है। अब मैं बात करती हूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है इसमें टोटल 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। कितने? 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है राज्यसभा में। याद रखिएगा कि राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राज्यसभा की थीम क्या है, तो राज्यसभा की थीम आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर राज्यसभा की थीम है कमल। क्या है? राज्यसभा की थीम है कमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा चैम्बर की थीम क्या है। तो लोकसभा चैम्बर की थीम आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, मोर का पंख जो है यहाँ की थीम है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, और इसकी जो थीम है वो क्या है? आपका कमल है। सो इतनी चीजें आप सभी को याद रखना है बेसिकली किसके बारे में? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। और एक लास्ट चीज आप सभी को याद रखना है कि जिस दिन हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है उस दिन 75 रुपए का सिक्का जो है, 75 रुपए के सिक्के को जारी किया गया, और साथ ही साथ एक विशेष स्मारक टिकट को भी जारी किया गया। क्या जारी किया गया? एक विशेष स्मारक टिकट। दो चीजें जारी की गई थी उस दिन, और ये दोनों ही चीजें आप लोगों को याद रखना है कि हमारा बेसिकली क्या क्या जारी किया गया जिस दिन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है उस दिन। तो उस दिन जारी किया गया 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया, और साथ ही साथ एक विशेष स्मारक टिकट भी जारी किया गया था इसी दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रख लीजिएगा कि 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक जो टिकट है ये जारी किया गया था जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं, आपको ये बताना है कि संसद जो है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों आपके जो सदन है, इन सदनों को आपका जो है इनकी बैठक होती है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक। सो ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, और मैं नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो में अनाउंस भी करूंगी कि किस किस ने सही जवाब दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा आपका जो विश्वविद्यालय है भारत में शीर्ष पर रहा है। पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये है आपसे कि टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी, कौन सी? एशिया की बात की जा रही है इसमें। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष पर रहा है? भारत की बात की जा रही है, तो भारत में जो शीर्ष पर रहा है वो IISc बेंगलुरु रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये आपका जो बेंगलुरु में है, ये बेसिकली आपका टॉप पर रहा है। भारत की बात की जा रही है।
लेकिन ये जो रैंकिंग है ये आपकी पूरी एशिया की है। किसकी है? पूरी एशिया की है। तो ये भी पता होना चाहिए कि एशिया में, पूरे एशिया में पहला स्थान इस रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय का रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें बेसिकली जो फर्स्ट नंबर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो सिंघुआ विश्वविद्यालय की रही। किसकी? सिंघुआ विश्वविद्यालय। सिंघुआ विश्वविद्यालय कहाँ का है ये सिंघुआ विश्वविद्यालय? सिंघुआ जो विश्वविद्यालय है ये चीन का है। जिसकी पहली रैंकिंग रही है वो आपका चीन का विश्वविद्यालय है, सिंघुआ विश्वविद्यालय। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अगर मैं बात करूं फर्स्ट रैंकिंग की, तो फर्स्ट रैंकिंग रही है सिंघुआ विश्वविद्यालय की। ठीक है, जारी कौन करता है टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को? तो याद रखिएगा, इसको जारी करता है THE। THE का मतलब क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन जो है जारी करता है आपकी इस रैंकिंग के, जारी करता। याद रखेंगे आप लोग, जो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर रहा है पूरे वर्ल्ड में वो किसका रहा है? सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आपका देखा जाए इस रैंकिंग में तो टॉप 50 की अगर मैं बात करूं, टॉप 50 में भारत का ओनली एक विश्वविद्यालय है। अगर मैं बात करूं टॉप 100 की, तो टॉप 100 में भारत के टोटल 4 विश्वविद्यालय हैं। और अगर मैं बात करूं टॉप 200 की, तो टॉप 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालयों का नाम इस रैंकिंग में बेसिकली शामिल है। सो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप 50, अगर मैं इस रैंकिंग की बात करूं तो टॉप 50 में भारत का एक विश्वविद्यालय, टॉप 100 में भारत के 4 विश्वविद्यालय और टॉप 200 में देखा जाए तो भारत के 18 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। पहला जो स्थान है वो सिंघुआ विश्वविद्यालय का है। भारत की ओर से जो पहला स्थान है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का स्थान है। किसका है? IISc बेंगलुरु का पहला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम और उसकी रैंक क्या है। अगर मैं बात करूं भारतीय यूनिवर्सिटी की नाम और रैंकिंग की, तो देखिए अगर मैं भारत की तरफ से बात करूं तब तो IISc बेंगलुरु का नाम है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल जो IISc बेंगलुरु का स्थान है वो 48 बार है। ठीक है, क्या है? 48 बार है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो IISc बेंगलुरु का स्थान आपकी टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 48वां बार है। कौन सा है? 48वां बार। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका कि भारत की ओर से स्थान पहला किसका है, तब आपका आंसर होगा IISc बेंगलुरु। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि ओवरऑल भारत की रैंकिंग क्या है, तब आपका आंसर 48 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कौन सा है? JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसकी रैंकिंग आपकी 68वीं है। नेक्स्ट है आपका सूलिनी। ये सूलिनी है, शालिनी मत कर दीजिएगा किसी के नाम पर, वरना पता चले कि आपने अपने स्पेशल वन के नाम पर इसका नाम रख दिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसका स्थान 77वां है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम आपका जो है टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका शामिल है। ये मैंने टॉप 3 बताई है, टॉप 3 ही आपको याद रखना है, जिसमें अगर भारत की ओर से पहला बात की जाए तो IISc बेंगलुरु का है, भारत की ओर से दूसरा बात की जाए तो JSS अकेडमी का है, भारत की ओर से तीसरा अगर बोला जाए तो शूलिनी यूनिवर्सिटी है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओवरऑल रैंकिंग याद रख पाए बेटर है, नहीं याद रख पाए नो प्रॉब्लम, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे ओवरऑल रैंकिंग। बस ये पूछा जा सकता है कि कौन से आपके टॉप 3 शामिल है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं जारी किसने की है, पहला स्थान किसका रहा है, सो वो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है इसमें बेसिकली आपका कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि 12वां साल जो आपका इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी रही है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली कहाँ की है, तो ये यूनिवर्सिटी की है, अमेरिका की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ का है। तो याद रखिएगा ये अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका।
याद रखेंगे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात की जाए तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो आपका पहला स्थान रहा है 12वें साल लगातार जो है किसका पहला स्थान रहा है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा है, जो कि आपकी अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। अब ये तो आपने देखिए वर्ल्ड के तौर पर बात की है। अगर मैं इंडिया के तौर पर बात करूं कि इंडिया में पहला स्थान किसका रहा है, तो इंडिया में अगर मैं बात करूं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगर रैंकिंग की बात करूं तो इस रैंकिंग में भारत की ओर से आपका आईआईटी बॉम्बे आपका पहले स्थान पर रहा है। कौन सा रहा है? आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर रहा है, लेकिन इसकी रैंकिंग 149 भी है। देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की ओर से पहला स्थान किसका रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे का रहा है, और कौन सा नंबर रहा है, तो ये आपका रहा है 149 पर रहा है। दूसरा जो स्थान रहा है वो आपका आईआईटी दिल्ली का रहा है। किसका रहा है? आईआईटी दिल्ली का रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आईआईटी दिल्ली का जो स्थान रहा है वो 197 पर रहा है। कौन सा है? 197 पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पर याद हो गया होगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की ओर से जो पहला स्थान है वो आईआईटी बॉम्बे का रहा है, और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग में आपका 149 पर रहा है। ठीक है, दूसरा जो रहा है वो आईआईटी दिल्ली का रहा है, 197वां स्थान है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के तौर पर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के तौर पर आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थान है, जो कि यूएसए की, अमेरिका की है। इतना आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वार्षिक, ये वार्षिक है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए ये जो नीति आयोग का ये जो स्वास्थ्य सूचकांक है, ये आपसे पूछा जाता है हेल्थ इंडेक्स के बारे में। आइए देखते हैं आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया जो हेल्थ इंडेक्स है ये क्या कहता है। पहला तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका हेल्थ इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंडेक्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है, तो आपका ये जो आपका इंडेक्स है नीति आयोग वाला, इस इंडेक्स में बड़े राज्यों में शीर्ष पर जो रहा है, बड़े राज्यों में शीर्ष पर तो रहा है केरल। ठीक है, कौन रहा है? बड़े राज्यों में शीर्ष पर केरल रहा है। और अगर मैं छोटे राज्यों में बात करूं तो छोटे राज्यों में आप लोगों को याद रखना है कि छोटे राज्यों में शीर्ष पर जो स्थान रहा है वो किसका रहा है? याद रखिएगा, छोटे राज्यों में शीर्ष पर स्थान त्रिपुरा का रहा है। किसका रहा है? त्रिपुरा का रहा है। ये तो देखिए आपने बात की बड़े राज्यों की, छोटे राज्यों की। एक क्वेश्चन और अक्सर बनता है, वो बनता है आपसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में आपका पहला स्थान किसका रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य सूचकांक 2020-2021 में आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो है, इन केंद्र शासित प्रदेशों में आपका जो पहला स्थान रहा है और लक्षद्वीप का रहा है। किसका? लक्षद्वीप का रहा है। सो ये तीन चीजें आप लोगों को बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि जो आपका नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, इस सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल आपका जो है वो आपका पहले स्थान पर रहा है, छोटे राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष स्थान पर रहा है, एंड आपके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है वो हमारा शीर्ष पर रहा है। ये आप लोगों को याद रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्वास्थ्य सूचकांक है, हेल्थ इंडेक्स है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट हमने देखा बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है, तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर है केरल। छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? त्रिपुरा है। एंड नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है इनमें शीर्ष पर लक्षद्वीप रहा है। ठीक है, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं हटा सकती हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, और इसके बाद मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। आज मैंने इसको इतने अच्छे से खाली रखा हुआ है। जब हम लोग छोटे थे तो आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरीके से जो पेज था, अगर हम लोग इधर पे इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे तो हमारे टीचर हमसे कहते थे ये इतने स्पेस क्यों छोड़ के रखा है, यहाँ सोना है क्या आपको। मुझे आज वही चीज माइंड में चल रही है कि टीचर पहले ऐसे बोलते हैं यहाँ पर सोने के लिए जगह छोड़ के रखी है क्या। सो बचपन की तो बातें ही कुछ अलग ही थी। मेरा तो गांव में स्कूल था तो और भी ज़्यादा मज़े थे। ऐसा लगता था कि हाँ मैं तो उस स्कूल की जैसे रानी हूँ। जब हम लोग जहाँ रहते हैं और उधर की स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ की बात अलग रहती है। अगर हम
जैसे गांव में पढ़ते हैं फिर शहर के स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वहीं के वहीं रहते हैं तब तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो हमारा घर ही है। वैसे भी स्कूल हमारा जो एकदम परिवार के जैसे ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपसे है कि किस देश ने 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है। आपसे बेसिकली ये पूछा गया है जो ये खैबर मिसाइल है जो कि आपकी 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो याद रखिएगा कि जो खैबर मिसाइल, बस इतना ही याद रखना है, खैबर मिसाइल आपकी ईरान की, दैट्स इट। और आगे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, खाली इतना ही याद रखना है कि जो ये खैबर मिसाइल है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपके ईरान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। याद रखेंगे आप लोग कि खैबर का जो सफल परीक्षण किया वो ईरान के द्वारा किया गया है, जो कि आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक की क्षमता की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपसे ये है कि जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ये देखिए विजेता आपसे पूछा जाता है, जैसे आपका कोई भी आपका चैंपियनशिप है तो देखिए विजेता तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो आपका बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, उसकी बुद्धि ना ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे उल्टी चलती है, उल्टी। वो आपसे उपविजेता पूछ लेता है कि उपविजेता कौन है। तो उपविजेता आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका बेसिकली चैंपियनशिप हुई है इसके विजेता के अलावा उपविजेता कौन है। तो पहले तो हम विजेता जान लेते हैं कि जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता तो मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, अगर मैं उप विजेता की बात करूं तो उप विजेता में आपको याद रखना है चंडीगढ़। कौन रहा है? चंडीगढ़ आपका जो है उप विजेता रहा है। नेक्स्ट आपसे आयोजन पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, राउरकेला में। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो कहाँ पर हुआ था? राउरकेला में इसका उद्घाटन आयोजन हुआ था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग इतनी चीजें। आपको मैंने ये बताया है कि जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है, इस चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश। मेरे साथ इस चीज को रिपीट करिए, रिपीट करने से ही चीजें आपको याद होंगी। करंट अफेयर्स तभी आपको याद हो सकता है, वरना कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपको करंट अफेयर्स याद करवा सके। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विजेता रहे हैं मध्य प्रदेश, उप विजेता कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है। उसके बाद आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर? राउरकेला में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को याद रखेंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट आपका मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये एच.एस. प्रणय ने जीता है। किसने? एच.एस. प्रणय ने 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स आपका जो सुपर 500 है इसमें पुरुष एकल का खिताब एच.एस. प्रणय ने जीता है। ये कहाँ के एच.एस. प्रणय? ये तो ये हमारे प्यारे भारत के हैं। कहाँ के हैं? ये हमारे प्यारा जो भारत है ना, इस प्यारे भारत के हैं एच.एस. प्रणय जी, जिन्होंने मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्योंकि ये फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट हमेशा याद रहता है, चाहे वो फर्स्ट किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये मुंबई में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, जो स्कॉच बटर स्कॉच खाई है ना आपने, अब ये स्कॉच अवार्ड की बात की जा रही है, बटर स्कॉच नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसने जीता है? चंडीगढ़ ने जीता है। चंडीगढ़ का जो आपका पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है, इनको जो है आपका जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 दिया गया है। मैं बोलने वाली थी कि चंडीगढ़ को बटर स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है, नहीं, चंडीगढ़ को मिला है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023। ये अवार्ड बेसिकली इनको इसलिए दिया गया है कि जो चंडीगढ़ का जो मत्स्य पालन विभाग था, इनके द्वारा कंप्यूटरीकृत आपकी जो पद्धति है इसको अपनाया गया। किसके लिए? बेसिकली पशुपालन और आपके मत्स्य पालन के लिए। तो इनके लिए इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है। ये याद आपको रखना है कि चंडीगढ़ का जो पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग है, इसको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो पशु और जो मत्स्य हैं, इनके जो बेसिकली ट्रीटमेंट है, इनके लिए कंप्यूटरीकृत पद्धति का यूज किया है, जिस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये तो, कि विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया है। ये हमारा श्री रामचरितमानस बन गया है। क्या बन गया है? श्री रामचरितमानस बन गया है। अब ये जो श्री रामचरितमानस है, इसके बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो श्री रामचरितमानस है, इसको आपके वाराणसी के एक व्यक्ति हैं, वाराणसी के एक व्यक्ति, अब ये व्यक्ति नहीं रहे, ये बहुत ही स्पेशल पर्सन बन चुके हैं, इनको आपको जरूर से याद रखना है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। ठीक है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। अब इसी तरीके के काम आप सभी को करना है, जिससे आपका रिकॉर्ड जो है, यहाँ जो करंट अफेयर्स है ना, इस करंट अफेयर्स में आपका भी कभी ना कभी नाम शामिल होगा। देखिए, जो आप ठान लेंगे ना, एक बार ठान कर देखिए और उसके प्रति आप बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल एकदम से अवेयर हो जाइए और उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे ना, ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो आप ना कर पाए। दुनिया का कोई सा भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप अपने माइंड में ठान लेंगे। अगर आपने अपने माइंड में ठान लिया है और अगर आपने अपनी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर लिया है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप दुनिया का कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं हो सकता, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। जितना आप सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा आपकी मेहनत होनी चाहिए, तब जाके वो आपका कार्य सफल होता है। ठीक, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि आपका जो विश्व का सबसे लंबा गीत है वो कौन सा बन गया है। श्री रामचरितमानस बन गया है। वाराणसी के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर जगदीश पिल्लई, ये बहुत ही अब स्पेशल बन चुके हैं। डॉक्टर जगदीश पिल्लई जी के द्वारा श्री रामचरितमानस गीत को टोटल 138 आवर्स, सुनिएगा, 138 आवर्स 41 मिनट एंड आपके 20 सेकेंड तक इस गीत को गाया गया और इसको इन्होंने अपनी आवाज दी है। ये जो श्री रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस को डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने अपनी आवाज दी है और इसको गाने में टोटल कितना समय लगा है? 138 आवर्स 41 मिनट एंड 20 सेकेंड का टाइम लगा है। ये चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम परीक्षा में छपेगा ये आपसे कि इस आपके गीत को गाने में कितना समय लगा है। याद रखिएगा, 138 आवर्स 41 मिनट एंड 20 सेकेंड का टाइम लगा है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने इसको अपनी आवाज दी है, जो कि वाराणसी के थे। याद रखेंगे आप लोग। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। मूव कर सकते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। स्लीनेक्स आप सभी को पता है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। याद रख सकते हैं, स्लीनेक्स यानी कि आपका श्रीलंका। ये एसएल का मतलब यहाँ पर श्रीलंका होता है, आई का मतलब इंडिया होता है और यहाँ पर एन का मतलब होता है नेवल एंड ई एक्स का मतलब होता है आपकी एक्स नहीं, एक्सरसाइज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, SLINEX। ये आपकी एक एक्सरसाइज है बेसिकली, और इसका जो फुल फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म में ही बेसिकली छुपा हुआ है कि ये जो एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच में होती है। ठीक है, अगर मैं स्लीनेक्स की बात करूं तो यहाँ पर SL किसके लिए स्टैंड करता है? श्रीलंका के लिए। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। ठीक है, आई स्टैंड किसके लिए करता है? आई स्टैंड करता है आपके इंडिया के लिए। किसके लिए? इंडिया के लिए। यहाँ पर एन जो है वो स्टैंड करता है नेवल के लिए। किसके लिए? नेवल के लिए। एंड आपका EX स्टैंड करता है आपकी एक्सरसाइज के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसका फुल फॉर्म आप कभी भी भूल सकते हैं, और अगर भूल भी जाएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि SL जो है आपका, ये स्टैंड करता है श्रीलंका के लिए, आई स्टैंड करता है इंडिया के लिए। यानी कि जो स्लीनेक्स है ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। याद रखेंगे, स्लीनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? स्लीनेक्स होती है। याद रखेंगे आप लोग। और ये जो एक्सरसाइज हुआ है, ये बेसिकली इसका 10वां संस्करण था। स्लीनेक्स का इस बार जो संस्करण हुआ है 2023 में, ये इसका 10वां संस्करण हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो स्लीनेक्स 2023 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका कोलंबो श्रीलंका में ही इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका। याद रखेंगे आप लोग, कोलंबो श्रीलंका में ही आपका स्लीनेक्स 2023 का आयोजन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पर स्लीनेक्स के बारे में याद होना ही चाहिए। ठीक है, जब मेरे जैसे ऐसे लोग याद रख सकते हैं तो आप तो याद रख ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2023 जो मनाया गया वो 4 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 4 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, इसकी थीम आप लोगों को पता होना चाहिए,
सो आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खदान आपका जो जागरूकता दिवस है इसकी थीम इस बार क्या रही है। तो इसकी थीम रही है, तो इसकी थीम आप लोगों को याद रखना है। इसकी थीम जो रही है माइंड एक्शन कांट वेट। ठीक है, याद रखेंगे माइंड एक्शन कांट वेट, ये इस बार इसकी थीम रही है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2023 जो है इसकी थीम रही है माइंड एक्शन कांट वेट। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मियामी ओपन आपसे पूछा जाता है। टेनिस टूर्नामेंट है ये मियामी ओपन 2023 में। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने आपका जो है टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 जीता है। ये हमारे रूस के हैं। कहाँ के? रूस के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मियामी ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन 2023 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ठीक, मूव कर सकते हैं अभी आगे। तो अब हमें देखना है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सबसे पहले देखिए आप लोग नंदी पोर्टल के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता है नंदी के बारे में। वैसे तो मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो प्रयागराज में तो एक पूरा चौराहा है, उसका नाम ही है नंदी चौराहा। ये जो आपका नंदी पोर्टल है, ये नंदी पोर्टल पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण से संबंधित है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नंदी पोर्टल है, ये जो नंदी पोर्टल है, इस नंदी पोर्टल का बेसिकली संबंध किससे है? तो नंदी पोर्टल जो है इसका संबंध पशु चिकित्सा से है। किससे है? पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण से है। ठीक है, याद रखिएगा कि नंदी पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक, टीकाकरण से। अब ये पूछा जा सकता है इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्च किसने किया है। नंदी जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है आपके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी ने। ठीक, याद रखेंगे आप लोग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी के द्वारा ये जो आपका बेसिकली नंदी पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे इतनी चीजें। आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी के द्वारा बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 है इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। देखिए, जब कभी भी आपसे ये जो आपका विश्व स्वास्थ्य सभा पूछी जाती है तो ये पूछा जाता है कि भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। आप सभी को पता होगा कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बेसिकली बताया था आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे वर्तमान में मनसुख मंडाविया जी हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया। ये जो मनसुख मंडाविया जी हैं, इन्हीं मनसुख मंडाविया जी ने ही हमारे प्यारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये मंत्री जो हमारे हैं इनके द्वारा ही आपके प्यारे भारत जो है इनका बेसिकली क्या किया गया है? प्रतिनिधित्व किया गया है। किसमें? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 में। याद रखेंगे आप लोग 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बेसिकली आपकी जो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका जो है प्रतिनिधित्व किया गया है भारत की ओर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से? भारत की ओर से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत की ओर से। अब यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा की बात हुई है तो हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। किसके बारे में? WHO के बारे में। आइए जानते हैं WHO के बारे में। अगर मैं बात करूं WHO किसके लिए स्टैंड करता है? W स्टैंड फॉर वर्ल्ड। ठीक है, H स्टैंड फॉर हेल्थ। ठीक है, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं इनकी फॉर्मेशन की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन है ये 7 अप्रैल। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसी दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के दिन ही जो WHO है इनको जो है आपका स्थापित किया गया था। याद रखेंगे WHO की फॉर्मेशन आपकी 7 अप्रैल 1948 है।
इसी 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन ही WHO की स्थापना की गई थी। WHO के फॉर्मेशन की वजह से ही हम 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। याद रहेगा, अब आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर मैं WHO के हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं इनके हेड की बात करूं कि वर्तमान में आपके WHO के हेड कौन है, तो टेड्रोस एडहानोम है। कौन है, टेड्रोस एडहानोम, ADHANOM, ठीक है। टेड्रोस एडहानोम वर्तमान में इनकी हेड है। तो आप लोगों को इतनी चीजें WHO के बारे में पता होना चाहिए कि WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इनकी फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इनके जो हेड है इनका नाम है टेड्रोस एडहानोम। क्या नाम है, टेड्रोस एडहानोम है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट है आपका तुर्की के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो तुर्की के जो फिर से राष्ट्रपति बने हैं वो आपके रिसेप तैयब एर्दोगन बने हैं। कौन, रिसेप तैयब एर्दोगन बने हैं। अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो आपको याद रखने की जो बेसिकली रखने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। अब मैं कैसे आपको याद करवाती हूँ। देखिए, जब कभी दो दोस्त, मान के चले कि आपके दोस्त से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, फिर जब लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आता है और आप अपने बहुत ही जिगरी दोस्त के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि तू गन दे, मैं उसको आज देखता हूँ। क्या, तू गन दे, मैं उसको देखता हूँ। तू गन दे, तू से आपको याद रखना है तुर्की है, गन से याद रखना है एर्दोगन। दैट्स इट, बस इतना। अगर आपको थोड़ा सा भी याद रह गया ना तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो तुर्की के जो आपके फिर से राष्ट्रपति बने हैं वो रिसेप तैयब एर्दोगन बने हैं। क्या, तू गन दे। इस तू गन दे से आपको याद रखना है, तू से याद रखना है तुर्की और गन से याद रखना है एर्दोगन। तो रिसेप तैयब एर्दोगन जो है तुर्की के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। आई होप अब आपको याद हो गया होगा और आप याद भी रख पाएंगे। नेक्स्ट है आपसे व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड, पुस्तक जो है वाणी त्रिपाठी की है। किसकी है, वाणी त्रिपाठी की ये जो पुस्तक है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड, ठीक है, एलिफेंट्स बी रेड, ये पुस्तक है वाणी त्रिपाठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे रामनगर भांता। भांता पता है क्या होता है, भांता जो है ये व्यंजन है। भांता को क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, भांता व्यंजन। जैसे बैंगन का भरता होता है ना, सभी ने खाया होता है ना, तो बैंगन का भरता जो है वो हमारे साथ भांता उसको बोलते हैं, बैंगन को। याद रखिएगा, ये जो आपका भांता है जिसका नाम है रामनगर भांता, इस भांता को जीआई टैग दिया गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये कहाँ का है। जीआई टैग आपका किसको मिला है, रामनगर भांता को मिला है और ये यूपी का है। किसका है, यूपी का है। तो यूपी के रामनगर भांता को अभी क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, यूपी के रामनगर भांता को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। सो ये आपका एक लास्ट पॉइंट था और मैं विश करती हूँ मैं ऐसा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि लाइक करने से होता क्या है, लाइक करने से ये होता है कि ये वीडियो और भी लोगों को सजेस्ट होता है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, आप लोगों के लिए और भी इसी तरीके का कंटेंट लाने का। बिकॉज एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है सच में। इस वीडियो को बनाने में लगभग आप ये मान लीजिए कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। पहले इस पूरे कंटेंट को लाइए, उस कंटेंट को लाने के बाद होता ये है कि इस पूरे कंटेंट को पढ़ना होता है, आपके लिए मुझे बेस्ट क्वेश्चन चूज करने पड़ते हैं। देन उसके बाद मैं इसको फिर अपना जो है इस कंटेंट को अपने हिसाब से इसको अपनी भाषा में लिखती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसको शूट कर पाती हूँ, एडिटिंग करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।